Hello everyone, this is DPP 47. We have already discussed 46 based on relation and function. अगर आपने वो DPP नहीं देखी है तो इस DPP को देखने से पहले आप वो देखेंगे तो आपके पास बेहतर समझ डेवलप होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड फंक्शन जी बी टू सी सच दैट जो कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ है इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है ना। तो कह रहा है कि देन क्या कंडीशन होना चाहिए, वो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। वो है f इज 1 एंड g इज ऑन 2, राइट, दिस शुड बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप जरा समझ लीजिए, आपको जो फंक्शन दिया गया a टू b दिया गया है और आपने f इनवर्स जो होगा वो b टू a हो जाएगा, राइट। ऐसे फंक्शन जो g दिया गया b टू c दिया गया, जो g इनवर्स होगा c टू b हो जाएगा। और जो g ऑफ f इनवर्स होता है बेसिकली g ऑफ f इनवर्स, राइट, तो वो बेसिकली क्या होता है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स c, राइट। अब मैंने कहा है कि g ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। अगर g ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा जरा समझते हैं। g ऑन टू ना होने का मतलब ये हुआ कि जो g डिफाइंड है b टू c, इसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसका कोई प्री इमेज नहीं, क्योंकि ऑन टू है, ऑन टू नहीं है तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे आएंगे जिसका कोई प्री इमेज नहीं होगा। अब चूंकि g इनवर्स अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो g इनवर्स डिफाइन होगा b टू c टू b, और जब इसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका कोई प्री इमेज नहीं था तो इसका अंदर g इनवर्स उन पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे हमें चाहिए g इनवर्स c, तो इसलिए g को क्या होना चाहिए, g को ऑन टू होना नेसेसरी है। अब g आपका हो गया ऑन टू, अब बात आती है f इनवर्स की। तो g इनवर्स ने आपको b दे दिया तो यहाँ पे बात आ जाएगी f इनवर्स b, और आपको पता है कि f इनवर्स कहाँ से चल रहा है, b से चल रहा है। अब यहाँ पे आप ये बात जरा समझिए क्या, कि अगर आपके पास दो सेट है a और b, ये a है ये b है, और आपको फंक्शन a से b तक जा रहा है, यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे a b c मान लो यहाँ पे, और यहाँ p q r मान लो, यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे a और b या दो से ज्यादा, तो दोनों के इमेज कहाँ जा रहे हैं, p पे जा रहे हैं। तो जब आपका f इनवर्स चलेगा तो वो चलेगा b से a, और जब b से a चलेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि p की इनवर्स, p की इमेज क्या बन जाएगी, दो इमेज बन जाएंगे। जब एक एलिमेंट की दो इमेज बनेगी तो वो फंक्शन ही नहीं रहता है, राइट। तो इसलिए f इनवर्स फंक्शन ही नहीं रहेगा, राइट। इसलिए आपको g को ऑन टू होना नेसेसरी है और f का 1 होना नेसेसरी है। दिस इज द लीस्ट रिक्वायरमेंट सो दैट फंक्शन g ऑफ f inverse exist, right? So this is what is the explanation for this question number 1. Now let us move to the question number 2. Question number 2 में आपको यहाँ पे दो रिलेशन डिफाइन है। एक आपके पास R1 इस तरीके से कि 2x plus y equal to 10, एक आपके पास R2 वो इस तरीके से है कि x plus 2y equal to 10। तो मैंने इनको क्या किया, R1 और R2 को मैंने लिखा रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का मतलब ये होता है कि मैंने वो सारी वैल्यूज रखी जिसके लिए कंडीशन, जिसके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है। तो आपने क्या किया, पहले x इक्वल टू 1 रखा, y की वैल्यू निकाला, फिर x इक्वल टू 2 रखा, y की वैल्यू निकाला, ऐसे ही x की वैल्यू 3 रखा, y की वैल्यू निकाला, और y की वैल्यू किससे निकाला, ये जो आपके पास रिलेशन है ना 2x plus y इक्वल टू 10, ऐसे ही हमने R2 में यही काम कर लिया। अब हमें चेक करना है क्या ये अपना ट्रांजिटिव है क्या। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन ही होती है कि अगर x, y R में है और y, z R में है तो x, z भी R में होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 3, 4 तो R1 में आ रहा है, देखिए 3, 4 R1 में आ रहा है, और 4, 2 भी R1 में आ रहा है, लेकिन 3, 2 R1 में नहीं आ रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन हो गया गलत। क्या है सिमेट्रिक है, क्या सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर x, y R में बिलोंग करता है तो y, x भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 1, 8 तो R में आ रहा है, लेकिन 8, 1 R में नहीं आ रहा है, R1 में नहीं आ रहा है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। रेंज R2 की रेंज 1, 2, 3, 4 है, ये जरा चेक करते हैं। रेंज का मतलब ये होता है जो ऑर्डर्ड पेयर होता है x, y, तो जो दूसरे प्लेस पे जो नंबर लिखे थे इनका कलेक्शन रेंज कहलाता है। तो इनका कलेक्शन जरा देखिए 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो कलेक्शन 1, 2, 3, 4 रेंज आपके पास R2 की यही है, इसलिए C इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपको जरा देखिए, यहाँ पे आपको इसका इनवर्स निकालना है किसका, ये जो y इक्वल टू 5 रेज़ टू log x लिखा हुआ है, इनवर्स का मतलब ये होता है x की वैल्यू चाहिए y के टर्म्स में। तो आपने क्या किया, ये आपने जो दिया गया था वो लिया, आपने दोनों तरफ log अप्लाई किया,
फिर ये जो पावर में होता है पावर आ जाती है बगल में, तो पावर आ गई बगल में, यहाँ पे log 5 हो गया। और log x की वैल्यू निकाला आपने, log 5 से डिवाइड कर दिया। फिर आप इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो बेस में 5 और यहाँ पे e, ये log x। अब इधर से अगर log हटेगा इधर e की पावर में चला जाएगा, इधर वाली चीजें e की पावर चले जाएगा, आपके पास ये आएगा। अब यहाँ के बाद जो कंडीशन होती है वो होती है कि ये जो e और y है इनको आप क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आपने इंटरचेंज कर दिया। अब अगर इसको 1 अपॉन लेके आएंगे तो ये 5 और e भी इंटरचेंज हो जाएंगे, तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन y log बेस में e और 5। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा, यहाँ पे ये y यहाँ पे ना होगा यहाँ पे, राइट। सो दिस व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जो मैंने यहाँ पे ये जो चीजें बताई उसका मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ, जरा देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से चीजें उठाई सीधे, ठीक है, यहाँ से चीजें मैंने सीधे यहाँ पे उठाई, ये लिखा हुआ। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे इसकी पावर कितनी लिखी हुई 1, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, ये जरा देखिए -1 हो जाएगी। अब पावर में जो कुछ भी लिखा हो तो उसको हम सॉरी बगल में जो कुछ भी लिखा हो तो उसको पावर में कर देते हैं, इसको हमने y की पावर में कर दिया, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। अब इधर पे भी लॉग बेस में है, इधर पे भी लॉग बेस में है, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो इधर पे क्या बचेगा, y की पावर में लॉग बेस में e और 5 बचेगा, इनवर्स बचेगा, इसको नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सीधे आपके पास आंसर ही आ गया। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसको मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि आपके पास एक सेट दिया गया है जिसमें से नंबर लिखे 1 to 10 और एक फंक्शन डिफाइंड है a to a, मतलब दिस सेट टू इटसेल्फ, राइट। फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है कि f of k equal to k plus 1 when k is odd, मतलब 1 ऐड करके उसको इवन बना दिया गया। f of k equal to k when k is even, तो मैंने यहाँ पे देखा कि 1 की इमेज 2 आएगी क्योंकि 1 ऑड है, ठीक है, इसलिए 1 में 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब 1 ऑड होता है तो उसका क्या दिया गया है, मतलब जब k ऑड होता है तो उसके लिए फंक्शन क्या दिया गया, k plus 1 दिया गया है। जब आप यहाँ k की जगह 1 रखेंगे तो 1 की इमेज क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और 2 की इमेज 2 आएगी क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, इवन है। ऐसे मैंने 10 तक सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो फंक्शन f की जो आउटपुट है, मतलब जो रेंज है, हमेशा क्या है, इवन नंबर है, चाहे वो इधर आप इनपुट में आप चाहे ऑड लें चाहे इवन लें, जबकि आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। अब मुझे g इस तरीके से बताना है कि g ऑफ f इक्वल टू क्या होना चाहिए, fx होना चाहिए। हमने क्या किया, g ऑफ f इक्वल टू f लिखा और यहाँ पे हमने दोनों तरफ 1 की इमेज फाइंड करना है। तो g ऑफ 1 की इमेज तो 2 होती है, तो इसलिए g2 हो जाएगा। इधर भी f1 की इमेज 2 होती है, तो मतलब 2 की इमेज क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमने 2 की इमेज 2 करके देखेंगे तो f ऑफ 2 की इमेज 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर से g2 को क्या आ जाएगा, 2 आ गया। सिमिलरली आप g की अगर 4 अगर इसी के थ्रू इस कंडीशन के थ्रू अगर 4 की इमेज निकालेंगे तो 4 आएगा, 6 की इमेज निकालेंगे तो 6 आएगा, और 8 की इमेज निकालेंगे तो 8 आएगा, और 10 की इमेज निकालेंगे तो 10 आएगा। आप ये देख रहे हैं जो g फंक्शन है, g के बारे में थोड़ी सी बातें क्लियर होना शुरू हो गई है। क्या बातें क्लियर हो रही हैं, जो a है, a के अंदर आपके पास इवन नंबर्स है और कितने हैं, ऑड नंबर्स भी हैं, और इधर पे भी जो रेंज की तरफ है यहाँ पर भी क्या है, इवन नंबर्स भी हैं, ऑड नंबर्स हैं, मतलब 1 to 10 लिखा हुआ। आपने देखा जितने सारे इवन नंबर सब के सब कहाँ चले गए, इवन नंबर में चले गए। आप देख रहे हैं 2 की इमेज 2 पे, 4 की इमेज 4 पर, ऐसे ही 6 की इमेज 6 पर, 8 की इमेज 8 पर, और 10 की इमेज 10 पर। लेकिन जो ऑड नंबर उनका हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑड नंबर होंगे 1, 3, 5, 7 और 9, 5 ऑड नंबर है। इधर पास सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो आप देख रहे हैं 1 को हमें मैपिंग करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। ऐसे 3 को मैप करने के कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। ऐसे 5 को मैप करने के कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। 7 को मैप करने के लिए 10 ऑप्शन है, उससे 9 को मैप करने के लिए भी आपके पास 10 ऑप्शन है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 10⁵. बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप जरा देख रहे हैं, यहाँ पे एक सेट दिया गया है a इक्वल टू abc। यहाँ पे दो रिलेशन डिफाइंड है, r1 और r2। रिलेशन कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ca है, bb है, ac है, cc है, bc है, a है, ऐसे r2 आपके पास इस तरीके से डिफाइंड है। अब आपको पता करना है क्या सिमेट्रिक है r2 सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर a, b r के अंदर है तो b, a b r के अंदर होना चाहिए, ये होता है सिमेट्रिसिटी। तो a, b है तो देखो b, a b है, c है तो c तो वही है, c a है तो a c भी है, फिर a है, b है, ठीक है। तो r सिमेट्रिक दिख रहा है, क्या r ट्रांजिटिव नहीं है? तो आप जरा देख लीजिए, देखो b, a आपने r2 के अंदर से निकाला और a, c भी आपने r2 के अंदर से निकाला। आप जरा देखिए a और a हट गया तो यहाँ b, c लेकिन r2 के अंदर नहीं आ रहा है। ट्रांजिटिव का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर x, y रिलेशन में है
और y, z रिलेशन में है तो आपका ये होना चाहिए कि x, z भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होल्ड करती तो ट्रांजिटिव होता है, लेकिन हमारे R2 केस में ऐसा ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है, इसलिए आपका A इज द राइट आंसर। क्या दोनों ट्रांजिटिव है? आपने देख लिया R1 ट्रांजिटिव, R2 ट्रांजिटिव नहीं है। R1 को देख लीजिए, क्या R1 ट्रांजिटिव है क्या? राइट, आप जरा देखिए R1 ट्रांजिटिव हो सकता है क्या? मैंने यहाँ पे नीचे एग्जांपल लिखा है, देखो आपने देखा कि B, C R1 के अंदर है, C, A भी R1 के अंदर, लेकिन B, A R1 के अंदर नहीं है, इसलिए R1 भी ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसलिए दोनों ही ट्रांजिटिव नहीं है, जबकि यहाँ पे B में लिखा था बोथ आर ट्रांजिटिव, इसलिए ये गलत हो गया। R1 और R2 नॉट सिमेट्रिक, यस दोनों ही सिमेट्रिक है, आप जरा देख सकते हैं। R1 इज नॉट सिमेट्रिक, R1 सिमेट्रिक है बट इट इज ट्रांजिटिव, R1 ट्रांजिटिव नहीं, इसलिए D भी गलत हो गया। इसलिए हमारे पास जो आंसर हुआ वो A इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। आपके पास एक fx दिया गया है जो कि 0 to 1 में डिफाइंड है सच दैट fx इक्वल टू x जब x बिलोंग करेगा रैशनल नंबर में और 1 माइनस x जब x बिलोंग करेगा इर्रेशनल नंबर में। आपको निकालना f ऑफ x है, देखो f ऑफ x लिखा हुआ है, ये f ऑफ x, राइट। f ऑफ x निकालने, जहां जहां x है वहां पे आपने fx रख दिया, और ये क्या बिलोंग कर रहा था? x बिलोंग कर रहा है q पे, और x बिलोंग कर रहा है q डज नॉट इक्वल टू x डज नॉट बिलोंग्स टू q, मतलब रैशनल नंबर पे नहीं है। फिर आपने x की वैल्यू दी है, जब रैशनल में बिलोंग करता है, जब इररेशनल बिलोंग करता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस x सॉल्व कर दिया, दोनों ही बार में क्या आ गया आपके पास? x आ गया, ठीक है। तो आपका जो f ऑफ fx है वो किसके इक्वल आ गया? x के इक्वल आ गया। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, यहां पर भी आपको f ऑफ fx ही निकालना है और ये बताना है किसके इक्वल है। आपके पास जो f ऑफ x लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे? f ऑफ x इक्वल टू क्या करेंगे? अब यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू रखेंगे। f ऑफ x की वैल्यू एक बार mod x है, एक बार पास 2 माइनस x है। mod x तब है जब x इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, और 2 माइनस x तब है जब आपके पास x इज ग्रेटर देन 1 है। अब हम f ऑफ mod x की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। f ऑफ mod x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, आपके पास fx ये दिया गया है। जब आप f ऑफ mod x कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आपके पास ये कंडीशन इसके साथ, राइट, तो ये कंडीशन यहाँ पर भी लिखी जाएगी, यहाँ पर भी लिखी जाएगी, ठीक है। और आपको x की क्या रखना होगा? mod x रखना होगा। ऊपर वाले mod x रखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो mod x ही आ जाएगा। ये वाली कंडीशन इसकी वजह से है, और ये वाली कंडीशन आ गई इसकी वजह से, क्योंकि आपने यहाँ पे x क्या रखा है? mod x रखा है, ये वाली कंडीशन आ गई इसकी वजह से। ऐसे ही दूसरा वाला क्या हो जाएगा? mod के अंदर 2 माइनस x, यू नो, mod के अंदर क्या आएगा यहाँ पे? 2 माइनस x, राइट, क्योंकि आपको जहां जहां पे यू नो x था वहां पे आपको क्या रखना था? 2 माइनस mod x रखना था। 2 माइनस जहां जहां पे x था वहां पे आपको mod x रखना था, राइट। तो आपने यहां क्या रखा? 2 माइनस x। फिर से आपकी ये जो कंडीशन है इट इज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि x की जगह पे आपने क्या रख दिया? 2 माइनस x रख दिया, तो यहां पे 2 माइनस x आ गया, राइट। क्योंकि आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? आप निकाल रहे हैं f ऑफ mod ऑफ x की वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट, f ऑफ mod ऑफ x की वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये शायद गलत लिखा हुआ है, ये 2 माइनस mod x है, इट इज 2 माइनस mod x। सो लेट मी, आपको x की जगह पे रखना है mod x, सो यू जस्ट प्लेस x की जगह mod x, राइट। और ये जो कंडीशन है ये बिकॉज ऑफ दिस, और ये जो कंडीशन है ये बिकॉज ऑफ दिस, राइट। अब हमने इसको सॉल्व किया, जरा देखना, अगर हम इसको कंबाइनली देखेंगे तो x बिलोंग करेगा -1 से +1, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, राइट। अगर आप इन दोनों कंडीशन को देखेंगे तो आपके पास x बिलोंग करेगा लेस देन -1। अगर इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके देखेंगे तो आपके पास ये आएगा। ये तो हो गया आपके पास f ऑफ mod ऑफ x। अब हम निकालेंगे f ऑफ 2 माइनस x। अब यहाँ f ऑफ 2 माइनस x के लिए कंडीशन ये रहेगी पूरे साथ। अब जरा देखें, अब जहां जहां x है वहां क्या रखना होगा? 2 माइनस x रखना होगा, रखा आपने। तो इस x के 2 माइनस x रखा तो mod के अंदर क्या आ जाए? 2 माइनस x आ गया। ये वाली कंडीशन आपके पास ऊपर से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से, और दूसरी वाली कंडीशन जो 2 माइनस x इज लेस देन 1, वो वाली कंडीशन आ रही है यहां से। कहां से? यहां से, इस वाले से आ रही है, राइट। लेस देन और इक्वल टू 1 है, यहाँ पे इक्वल टू 1 है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो वो क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, राइट। लेकिन जब दूसरी जगह पे यहाँ पे 2 माइनस, इसमें अगर रखोगे x की जगह पे 2 माइनस x तो आपके पास ये आएगा। और ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन बिकॉज ऑफ दिस, और ये वाली कंडीशन बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन ये दूसरा वाला कंडीशन क्या होगा? सेटिस्फाई नहीं होगा, नॉट पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लिखा कंडीशन, जरा देखिए, x इज ग्रेटर देन 1 लिखा है, फिर 2 माइनस x इज ग्रेटर देन
1 लिखा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इज लेस देन 1 है, दूसरे वाला से x इज लेस देन 1 आया और पहला वाला x इज ग्रेटर देन 1 है, तो दोनों ही चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए दूसरी वाली कंडीशन आपके पास गई काम से। अब जरा ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे 2 माइनस मॉड x कब डिफाइंड है, जब x इज लेस देन माइनस 1 है, तो आप जरा देख रहे हैं x इज लेस देन माइनस 1, 2 माइनस मॉड x डिफाइंड है, बिल्कुल सही बात है। मॉड x तब डिफाइंड है जब माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अब मॉड के अंदर 2 माइनस x कब डिफाइंड है, जब x इज ग्रेटर देन 1 है, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसलिए ए आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फंक्शन जो डिफाइंड है 1 टू इंफिनिटी टू 1 टू इंफिनिटी, मतलब x की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, आपको इसका इनवर्स निकालना है। यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस तरह से डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये जो है ये ऐसे नहीं है, ये 2 रेज टू x इंटू x माइनस 1 है, आप पास इसको y मान लीजिए। कभी भी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना तो जो भी फंक्शन दिया जाए उसको y मान लीजिए और यहाँ से x की वैल्यू निकालो y के टर्म्स में। क्या कहा मैंने, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली है, राइट। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ बेस 2 वाला लॉग ले लिया। बेस 2 वाला लॉग लेने से फायदा ये है कि इसकी वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, अगर बेस e वाला लेते तो यहाँ पे e बना रहता, इसलिए हमने उसको हटाने के लिए क्या किया, बेस 2 वाला लॉग ले लिया, ठीक है। अब हमने इसको इधर लेके आ गए, ये आपके पास आ गया। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपके पास होता है क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उससे सॉल्व किया आपके पास ये आया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन आ रहा माइनस साइन आ रहा, अगर आप माइनस साइन लोगे, जरा समझना, माइनस साइन लोगे तो छोटी वैल्यूज क्या हो जाएगी, एक से छोटी हो जाएगी, कभी कभी नेगेटिव भी हो जाएगी, जबकि आपके पास x कैसा है, x तो हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए माइनस 1 वाला नहीं लिया जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आपके पास सिर्फ प्लस वाला लेंगे, x इक्वल टू आपके पास ये आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे सारे y के लिए x डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे कोई भी y रखोगे, यहाँ से y आपके पास यहाँ से आता है, y रखोगे तो y डिफाइंड है, लॉग 1 टू इन्फिनिटी में ही डिफाइंड होता है, हालांकि 0 टू इन्फिनिटी में डिफाइंड होता है, लेकिन y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 1 से चल रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, इस x की जगह पे आप f इनवर्स x लिख दीजिए और y की जगह में x लिख दीजिए, तो आपके पास f इनवर्स x आपके पास आ जाएगा हाथ में। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सो b इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर व्हाटएवर 8 9, ठीक है। आपको फिर से एक रिलेशन दिया गया है, फंक्शन दिया गया है fx इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अगर इस फंक्शन में बड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर आपके पास ये दिया गया है f r टू r जनरली होता है, जनरली क्या होता ही है, और फंक्शन कैसा दिया गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, क्या दिया गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया तो ये कभी भी 1 1 नहीं होता है और कभी भी ऑन टू नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे fx को दिया गया 1 1 बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पे माइनस 1 है, क्योंकि यहाँ पे f इनवर्स x की बात कर रहा है, मतलब ये जो x है वो कहाँ से आएगा, वो इस वाले r से आएगा, और फिर से यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या है, माइनस 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये जो बेसिकली जो फंक्शन डिफाइंड है वो r टू r नहीं है, वो माइनस 1 टू इन्फिनिटी टू माइनस 1 टू इन्फिनिटी डिफाइंड है, फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। अब हमें rather we check in r, we have to check in this interval, right। अब 1 1 चेक करने के लिए कंडीशन क्या होती है, आप fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे, और अब लास्ट में अगर आपके पास x1 इक्वल टू x2 प्रूव हो जाता है तो 1 1 होगा, तो आपने fx1 इक्वल टू fx2 लिया, सॉल्व किया, आपके पास कुछ इस तरीके से बना, या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा तो आपके पास क्या आएगा, ये 0 होगा तो आपके पास क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2 आएगा, x1 इक्वल टू x2 आएगा, x1 इक्वल टू x2 आपने लिख दिया, या तो दूसरा वाला 0 होगा। दूसरा वाला कब 0 हो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू -1 से +1 के बीच, -1 से इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करती है, तो ये दो ही एक ही कंडीशन हो सकती है जब ये 0 हो सकता है, जब आपके पास x1 इक्वल टू 1 हो और x2 इक्वल टू भी x1 इक्वल टू -1 और x2 इक्वल टू भी -1, इस केस में भी आपके पास x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया, इसलिए आपके धूमधाम से क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब बात आती है ऑन टू चेक करने के लिए, ऑन टू चेक करना है तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को y मान लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में, तो आपके पास ये आ गया। आप देख रहे हैं y की वैल्यू कहां से बिलोंग करती है, -1 टू इन्फिनिटी, y भी -1 टू इन्फिनिटी ही है, राइट। तो क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये x की वैल्यू किधर आएगी, x की वैल्यू आएगी आपके पास -1 से बड़ी आएगी, और वही चीज है भी यहाँ पे, तो इसलिए हर y के लिए देयर एग्जिस्ट x, यू प्लेस एनी y फ्रॉम दिस इंटरवल यू विल ऑलवेज गेट ऑन x, राइट। तो उसके लिए x मिल जाएगा। तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी, जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है उसी का इनवर्स निकलता है। तो अब इनवर्स निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इस x की जगह आप f इनवर्स x लिख दीजिए,
तो यहाँ पे -1 प्लस जहाँ पे y है वहाँ पे आप x लिख दीजिए। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर A। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 10। आपको यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन है fx इक्वल टू ax प्लस d अपॉन में cx प्लस b, और आपसे कह रहा है f ऑफ fx इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग फॉर ऑल x, देन इसमें कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो आपने क्या किया, f ऑफ fx के लिए क्या किया, a इंटू एफ एक्स, मतलब इस पूरे फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे आपने fx रख दिया, a एफ एक्स प्लस डी अपॉन c एफ एक्स प्लस बी, फिर आपने fx वैल्यू डाल दी तो आपके पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बना। ये पूरी जो सिस्टम है f ऑफ fx इक्वल टू क्या है, x के इक्वल है, तो हमने इसको x के इक्वल कर दिया। ये पूरा सिस्टम आप उधर मल्टीप्लाई करेंगे और x स्क्वायर कोफिशिएंट और x कोफिशिएंट और बिना x वाला टर्म आपने एक साथ कर लिया, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। आप देख सकते हैं जब आप इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ac इंटू एक्स आएगा और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ac x स्क्वायर आएगा। इसीलिए जरा देखिए आप ac x स्क्वायर लिखा हुआ है, भाई c बाहर है a अंदर है तो ac आ जाएगा, इधर पे x स्क्वायर है ac x स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं bc x स्क्वायर आएगा तो bc x स्क्वायर में लिखा है। इसी तरीके से मैंने ये किया है कि आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट और बिना x वाला टर्म एक साथ लिख लिया। अब आपको करना ये कि इस पूरे से आप a प्लस बी कॉमन कर सकते हैं, a प्लस बी आपने कॉमन किया। अब आप देखना है इक्वल टू में जीरो चल रहा है, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये किसी भी x के लिए ट्रू है, राइट। सो दिस कांट बी जीरो फॉर ऑल x, ये तो सिर्फ दो वैल्यूज के लिए जीरो होगा ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसलिए दिस कांट बी जीरो फॉर ऑल x, इसलिए ये हमेशा जीरो होगा ऐसा हम मान नहीं सकते। क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो है इसलिए इसको a प्लस बी को जीरो होना ही पड़ेगा, इसलिए सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको ये दो एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि वो a क्रॉस b में डिफाइंड होगा, a क्रॉस b में, और दो एलिमेंट के बीच का ऑपरेशन होगा। a बिलोंग कर रहा होगा a पे और b बिलोंग कर रहा होगा b पे, इसको a स्टार b से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कुछ भी ऑपरेशन डिफाइंड होगा और जो आंसर आएगा वो भी किसमें बिलोंग करेगा, वो भी बिलोंग करेगा a पर ही, मतलब ये a यहाँ पे a ही होता है, हर बार सेट a ही होता है, तो वो जो आंसर आएगा वो भी कहाँ बिलोंग करेगा, उस a में बिलोंग करेगा। तो इस तरीके के ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो हमें पहले देखना है क्या कम्यूटेटिव है क्या। आपको ऑपरेशन कुछ इस तरह के डिफाइंड है, a स्टार b इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब, तो हमें ये देखना है क्या कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि a स्टार b इक्वल टू b स्टार a हो जाना चाहिए। a स्टार b क्या डिफाइंड है, a क्यूब प्लस b क्यूब, अब इसको आप b क्यूब प्लस a क्यूब भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये b स्टार a स्टार हो गया, b स्टार a हो गया, तो इसका भी कम्यूटेटिव है। क्या ये एसोसिएटिव है क्या, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, a स्टार b स्टार c, तो पहले इनके बीच का ऑपरेशन लगा दिया, फिर इसको आप एक मानेंगे तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, फिर हमने क्या किया, एसोसिएटिव मतलब ये होता है कि पहले तीन एलिमेंट लेते हैं, पहले फर्स्ट टू में फिर लास्ट टू में ऑपरेशन। अब लास्ट टू में ऑपरेशन करेंगे पहले, फिर उसको पहले के साथ ऑपरेशन कराएंगे, तो लास्ट टू में ऑपरेशन करने से b क्यूब प्लस c क्यूब आएगा। अब इसको एक मानेंगे, है ना, एक वेरिएबल मानेंगे और एक साथ ऑपरेशन लगाएंगे, क्या आएगा, पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, तो दे आर नॉट इक्वल, इसलिए कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, इसलिए इसका बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। You can see this question number 2. Again you are supposed to find out the f inverse x. तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसको y के इक्वल मानेंगे और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म्स में, x की वैल्यू आपने निकाली है y के टर्म्स में, और जहां जहां x है उसको f इनवर्स x कह दीजिए और जहां जहां y है वहां पे आप x लिख दीजिए, तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये रखनी चाहिए कि x डज नॉट इक्वल टू 2, ये तभी डिफाइंड होगा जब आपका x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगी, तो आपके पास b इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। फिर से आपके पास एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ fx इक्वल टू 2 रेज़ टू 10 into x प्लस 1 और gx इक्वल टू क्या दिया गया है 3 रेज़ टू 10 into x माइनस 1, और आपसे कह रहा है कि f ऑफ gx इक्वल टू कितना दिया गया, x दिया गया। तो सिंपली क्या करिए, आपने f ऑफ gx निकाला, तो जहां जहां x है फंक्शन fx में वहां पे आपने gx रख दिया, फिर आपने gx की वैल्यू रख दिया, और ये पूरा जो सिस्टम किसके इक्वल दिया गया, x के इक्वल दिया गया। हमने क्या किया, इसको इस तरीके से बना लिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाला, x की वैल्यू से लॉजिकली तो ये आया हुआ है ना, लॉजिकली आपके पास x की वैल्यू ये आया, लेकिन इस तरीके से आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने पूरे में 2 रेज़ टू 10 का डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 2 रेज़ टू 10 आएगा, पावर ऊपर चली जाए माइनस की हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 रेज़ टू 10 कट जाएगा, तो 3 रेज़ टू 10 आएगा, माइनस 2 रेज़ टू माइनस 10 हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज द आंसर, और ये आपका व्हिच वन इज द करेक्ट, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, आपसे कह रहा है कि फंक्शन fx जो है सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू k। जब ये सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू k का मतलब जरा समझते हैं यहाँ पे क्या है। x इक्वल टू k है, या मान लीजिए ये वाली आपके पास x इक्वल टू k है, राइट। सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू k मतलब जो इसके आगे इस तरफ इतनी वैल्यू देगा उतना ही इसके पीछे देगा, इसी यही होता है सिमेट्रिक का मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि k प्लस जेड, ये मान लीजिए आपके पास z है, तो ये k प्लस जेड पे जो वैल्यू आएगी वही किसकी वैल्यू आएगी, k माइनस जेड पे आएगी। ये तो बात हुई। तो इसलिए हमने क्या किया, तो f ऑफ k माइनस एक्स और k प्लस एक्स कह लिया, z की जगह x ही कर दिया, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है। यही मीनिंग होता है इसके सिमेट्रिसिटी का। अब क्या करेंगे, हमने ये कंडीशन लगाई यहाँ पे। कंडीशन लगाने के बाद इस तरीके से इतना बड़ा इक्वेशन बनेगा। तरीका ये है कि आपको दोनों तरह से कंपेयरिंग करना है, राइट। यू हैव टू कंपेयर द कोफिशिएंट, यू हैव टू कंपेयर द कोफिशिएंट। आपको कोफिशिएंट को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद ये वैल्यू निकाला। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ये इसको सॉल्व करने के बाद सब कुछ एक साथ कर लिया, मतलब एक्स क्यूब वाले एक साथ कर लिए, बिना एक्स वाले एक साथ कर लिए, बाकी सारे टर्म कट गए। तो इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। जब सारी वैल्यूज के लिए ये सही है, राइट, लेकिन यहाँ पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल चाहिए तो सिर्फ इसके 3 ही वैल्यू निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट लिखे इनको 0 होना पड़ेगा, इसलिए a इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से भी ये 0 आ गया, राइट। तो k की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, जब a इक्वल टू 0 आ गया तो यहाँ पे 0 रख दीजिएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस c बाई बी आ गई। आपसे पूछा गया तो a प्लस k इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का c अपॉन टू बी। दिस इज व्हाट इज द आंसर, a इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 14। आई होप यू गॉट द प्रॉब्लम। लॉजिक ये है यहाँ पे कि इसमें से ये वाली इक्वेशन में दोनों तरफ से आपको कोफिशिएंट कंपेयर करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो यू विल गेट a प्लस के इक्वल टू माइनस c बाई बी। मैंने यहाँ पे ये किया है कि ये जो इधर वाला पोर्शन इसको भी मैंने इस तरफ कर लिया है, फिर मैंने उनके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल कर दिया है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है फिर से, यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 15। आपको f ऑफ g ऑफ x क्या होता है, ये होता है। आपने क्या किया, x की वैल्यू 1 रखा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें डिफाइंड है, x की वैल्यू 1 रखा तो ये g1 हो जाएगा। अब जरा g1 को जरा देखिए, g1 इक्वल टू क्या लिखा हो, g1 वेयर इज g1 इक्वल टू 4 लिखा हो, g1 इक्वल टू 4 रख दिया तो यहाँ पे f ऑफ 4 बन गया। अब आप देखिए f ऑफ 4 क्या है, f ऑफ 4 1 दिया गया, ठीक है। ऐसे ही मैंने सारी वैल्यू लिख लिया, f ऑफ g2 निकाल दिया, f ऑफ g2 देखा कितनी है, f ऑफ g2 वेयर इज g2 ही 1 है, तो ये 1 रख दिया यहाँ पे, तो ये 1,3 आ गया। तो मैंने यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ये क्या है, बेसिकली यहाँ पे 1 लेके चले लास्ट में 1 आ गया, यहाँ से 2 लेके चले लास्ट में 3 आ गया, तो वही चीज मैंने लिखा हुआ 1। ये इनको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ये आपने इस तरीके से लिख लिया। ऐसे ही आपने यहाँ पर भी लिख लिया, g ऑफ fx के लिए भी सारी बातें इस तरीके से लिख लिया। आई होप यू हैव गॉट द थिंग्स, है ना। पहले हमने g ऐसे लिखा हुआ है, f ऑफ g ऑफ x लिखा हुआ है। अब मुझे x, अगर x वैल्यू मान लीजिए 3 रखना है तो g ऑफ 3 रख दूंगा यहाँ पे, इसका मतलब होता है f ऑफ g ऑफ 3। हम देखेंगे g ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, g ऑफ 3 वेयर g ऑफ 3 आपके पास 1 है, ये बन जाएगा f1। अब देखेंगे f1 की वैल्यू क्या है, f1 की वैल्यू 3 है, f1 की वैल्यू 3 आ गया, 3 लेके चले तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, 3,3 हो गया इसका आंसर। इसलिए जरा देख सकते हैं यहाँ पे 3,3 लिखा हुआ। ऐसे मैंने f ऑफ g के बारे में भी बात कर लिया, तो सबकी वैल्यू निकाल लिया, और आपको देखना है कि कौन मैच कर रहा है, ठीक है। बस सिंपली आप देख लीजिए विच वन इज द मैचिंग, कौन सा मैच कर रहा है भाई। f ऑफ g अगर देखोगे तो f ऑफ g यही लिखा हुआ है, 1,1 आ रहा है, 2,3 आ रहा है, 3,2 नहीं आ रहा है, ये आपका आंसर गलत हो गया। f ऑफ g यहाँ पे जरा देखिए 1,1 आ रहा है, 2,3 आ रहा है, 2,3 आ रहा है, ठीक आ रहा है, 3,3 आ रहा है, 4,5 आ रहा है, 5,3 आ रहा है, b इज द राइट आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे b इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 15। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 आपके पास कुछ इस तरीके से दिया है, बिल्कुल वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है f और g इस तरीके से डिफाइंड है, राइट। एक तो तरीका ये है कि आपको यहाँ पे जैसे फॉग मतलब f ऑफ g या g ऑफ f की बात कर रहा है, ये f ऑफ g है, ये g ऑफ f है। तो एक तरीका है कि इनसे आप कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करने से बड़ा लंबा जाएगा, है ना। अभी हमने पीछे देखा है क्वेश्चन कैसे लंबा हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, आप ऑप्शन जरा देखिए, वैल्यू f ऑफ g ऑफ -3 निकालना है, f ऑफ g ऑफ 9 निकालना है। वैल्यू निकाल लो, कोई तो मैच कर जाएगी। तो हमने f ऑफ g ऑफ -3 देखा, तो अब इसको क्या लिख सकते हो, f ऑफ g ऑफ -3 लिख सकते हो। अब आप देखेंगे g ऑफ -3 किस सेक्शन में आ रहा है, -3 g ऑफ -3, राइट। वो आपके पास कहाँ पे आ रहा है, g ऑफ -3, ये है आपके पास वैल्यू g ऑफ -3, ये सॉरी ये वाली वैल्यू g ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे -3 के इक्वल है,
तो g ऑफ -3 वैल्यू क्या आ रही है, 0 है, ये हो गया f ऑफ 0। अब आप देखेंगे f ऑफ 0 किस में आ रहा है, इधर f ऑफ 0 आएगा x इज लेस देन 1 पे आएगा, तो f ऑफ 0 यहाँ पे आएगा। जब आप यहाँ पे x को 0 रखो तो क्या आएगा, -8 आ जाएगा। ऐसे आप f ऑफ g ऑफ 9 निकाला, f ऑफ g ऑफ 9 कहाँ पे आएगा, f ऑफ g ऑफ 9 आ गया यहाँ पे रखा x की वैल्यू 9, ये हो जाएगा 85, और f ऑफ 85 कहाँ पे आएगा, ये 7 से बड़ा, ये यहाँ पे आएगा, इसकी वैल्यू 83 आएगा। देखो ये -8 आ रहा था, यहाँ +8 आ रहा था, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे B इज द राइट आंसर बिकॉज इट इज 683, in the option there is 683 as well. Now let us move to the question number 17. You will see this question number 17 कह रहा है इसका इनवर्स निकालिए। इनवर्स निकालने के लिए मैंने कहा फिर से वही बात, जो भी फंक्शन दिया जाए उसको y के इक्वल मानेंगे और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x की इन टर्म्स ऑफ y। ये आपके पास दिया गया, यहाँ पे हमने कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगाया। वो क्या कहता है, अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिखा हुआ है तो कंपोनेंट डिविडेंड ये कहता है कि a प्लस बी ऊपर लिखो, a माइनस बी नीचे लिखो, और जो काम इधर करो वही काम इधर भी करो, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। वही काम हमने यहाँ पे किया। तो आपने देखा नीचे +1 लिखा तो इधर पे y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 आएगा, और वही चीज हमने यहाँ पर भी किया। देखो y ऊपर से कट जाएगा, ऊपर आपके पास ये आएगा, नीचे आपके पास ये आएगा। अब ये माइनस जो आया इसको हमने इस तरफ एडजस्ट कर लिया, इधर 1 माइनस y लिख लिया। जब 1 माइनस y लिख लिया तो इसलिए 1 प्लस y भी लिख लिया, चाहे 1 प्लस y लिखो, y प्लस 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, 8⁴ हो जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ लॉग लिया, बेस 8 वाला, माइंड वाला बेस 8 वाला लॉग ले रहे, या फिर बेस ई वाला लॉग लो। बेस ई वाला अगर लॉग लोगे तो क्या आएगा, जरा देखिए, ये आपके पास है, बेस ई वाला लॉग लेगा तो 4 आपका बगल में आ जाएगा, ये बेस में ई चल रहा है, राइट। यहाँ पे आपके पास इतना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। जब नीचे डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, वो भाई आपके पास ये आ जाएगा लॉग बेस में 8e, राइट, बेस में 8 और यहाँ पे e आएगा, मतलब डिवाइड होगा तो नीचे आएगा 1 अपॉन में बेस में e और यहाँ पे 8, और ये ऊपर चला जाएगा तो बेस में 8 हो जाएगा, ऊपर e हो जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरीके से बन गया। अब आपको करना ये होता है कि जो x होता है उसको f इनवर्स x कह दीजिए, और जहाँ पे y होता है उसको आप x कह दीजिए। तो यही आपका इनवर्स है, इनवर्स ऑफ x है। सो यू कैन मैच द आंसर, व्हिच वन इज द करेक्ट। सो व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर, you can see 1 plus x upon 1 minus x. So this is D is the right answer for this question number 17. Now let us move to the question number 18. You can see this question number 18. यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इस तरीके से कुछ बातें हैं, राइट। कह रहा है कि fx इक्वल टू ये, gx इक्वल टू ये, तो आपको डोमेन पता करना है f ऑफ gx का। तो पहले f ऑफ gx तो पता करें, f ऑफ gx इक्वल टू ये आया, तो जहां पे यहाँ पे gx की वैल्यू दिया 2x माइनस 3, राइट। अब जहां पे x है fx में, वहां पे 2x माइनस 3 रख देंगे, और अंदर जो कुछ वैल्यू लिखी होनी चाहिए, लिखी है, इस पूरे फंक्शन को डिफाइन होने के लिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से हमने x की लिमिट निकाली, x की वैल्यू 3/2 से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए, इसलिए डोमेन आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। सो अगेन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 18। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में फिर से आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है। बाइनरी ऑपरेशन खास बात यह है कि इसको रियल नंबर से 1 हटा दिया है, क्योंकि अगर 1 रहेगा तो नीचे डिफाइन नहीं हो जाएगा। इट इज नॉट 1, इट इज -1, -1 हटाया गया, नॉट 1, राइट। तो अगर -1 क्यों हटाया गया, क्योंकि अगर b की जगह -1 रख दोगे तो दिक्कत आ जाएगी, राइट, इसलिए हमने इसको हटा दिया। हमने देखा क्या कम्यूटेटिव है, क्या देखते हैं, a स्टार b लिखा तो a बाई b प्लस 1 आएगा, b स्टार a लिखा तो b बाई a प्लस 1 आएगा, इसलिए नॉट कम्यूटेटिव, NC। एसोसिएटिव देखा, एसोसिएटिव भी आपने देखा, तो ये आप देखें कि a स्टार b स्टार c लगाने से पहले हमने इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाया, फिर बाद में c के साथ लगाया तो ये आया। फिर हमने क्या किया, पहले इन दोनों के साथ ऑपरेशन लगाया, फिर बाद में एक साथ लगाया, फिर आपका c आया। ये दोनों कभी भी मैच नहीं कर रही, तो इसलिए ना ही एसोसिएटिव है और ना ही कम्यूटेटिव है, इसलिए डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 19। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 20। फिर से एक क्वेश्चन इस तरीके से हो चुका है, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए फिर से क्या करने का, फिर से इसको y मानने का, ये +1 है, 1 को उधर भेज दिया, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाया, बिल्कुल वही जो पीछे प्रोसेस किया है। इस तरीके से आपके पास आ गया। लास्ट में x की वैल्यू आ जाएगी, जहां पे x आएगा उसको f इनवर्स x, जहां पे y आएगा वहां पे x रख देंगे, आपके पास आंसर आएगा। दिस व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर क्वेश्चन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। ये y नहीं है, यहाँ पे x होगा, क्योंकि f इनवर्स x पूछ रहा है आपसे। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21।
अभी कह रहा है कि इसको आपको दिखाना है, इसके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नंबर 8 हम कर चुके हैं। तो नाउ इट इज डू इट बाय योरसेल्फ मटेरियल, डू इट बाय योरसेल्फ। आप खुद से अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 22 जरा देखिए। नाउ यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है जी ऑफ एफ एक्स इतना दिया गया है, एफ ऑफ जी एक्स को इतना दिया गया है, तो आपको एफ और जी के बारे में बात करनी है। तो हम क्या करेंगे, ट्राई चेकिंग ऑप्शंस, हम ऑप्शंस चेक करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है इसको ऐसे फाइंड करने के लिए कि एफ ऑफ जी ये दिया गया, जी ऑफ एफ ये दिया गया। तो आप बताइए, आप सिर्फ गेस कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर सामने ऑप्शन है तो वहां पे आप देख सकते हैं। गेस करने के बाद आप कुछ आंसर लिखेंगे, फिर उसको चेक करो यहाँ पे, क्योंकि आपके पास इस तरीके से आना चाहिए। तो आपने देखा पहले ऑप्शन में एफ एक्स इक्वल क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स दिया गया, जी एक्स इक्वल क्या दिया है, रूट एक्स दिया गया। हमने क्या किया, हमने जी ऑफ एफ एक्स निकाला, जी ऑफ एफ एक्स निकाला, अंडर रूट के अंदर एफ एक्स हो जाएगा और एफ एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स है, इसका स्क्वायर रूट मॉड एक्स मॉड साइन एक्स होता है। बिल्कुल सही बात है, आ भी रहा है वही चीज। आपने एफ ऑफ जी एस भी निकाला तो फिर वही मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही हो गया। तो हमने पहले ऑप्शन में स्टार्ट किया, वही सही हो गया। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप देखते हैं कि जो ये फंक्शन होता है x माइनस ग्रेटेस्ट डिजिट ऑफ x, दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1, ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं होता है, राइट। और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए आपको दो चीजें होना बहुत जरूरी है, फंक्शन के लिए 1 1 होना जरूरी है और उसको ऑन टू होना जरूरी है। इनमें से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड होगा यहाँ पे। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। आपको एक रिलेशन दिया गया आर, इस तरीके से दिया गया, फिर आपसे कह रहा है कि आर इनवर्स ओ आर क्या होगा। तो पहले हमने आर इनवर्स लिखा। आर इनवर्स का मतलब ये होता है कि जैसे ये आपके पास ये 4,5 आर के अंदर आ रहा है, तो आपका जो 5,4 होगा ना वो आर इनवर्स के अंदर आएगा, बस ये बात लिखनी है। तो हमने आर इनवर्स लिखा, इनको बस इंटरचेंज करके ऐसे इसको सबको ऐसे लिख दिया, ये इनवर्स आ गया। अब आर भी लिखा आपने, अब करना क्या है, आर इनवर्स ओ आर मतलब क्या है, आर इनवर्स ओ आर का मतलब ये हुआ कि आपको नंबर इधर लिखना है, इधर इस तरफ। तो पहले पहले आपको आर के एलिमेंट लेंगे। आर के एलिमेंट क्या लेंगे, आर में अगर आपने 4 लिया तो ये किस कहां ले जाता है, 5 में ले जाता है। और मतलब आर इनवर्स 5 को कहां ले जाता है, 4 को ले जाता है। तो आपने यहाँ देखा 4, आपने पहले आर लगाना यहाँ पे, इसका मतलब तो पहले आपको आर लगाना फिर आपको आर इनवर्स लगाना है। जैसे आपने 4 लिया, 4 आर को कहां भेजता है, 5 में भेजता है, और आर इनवर्स कहां भेजता है, 4 में भेजता है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, 4,4 आ जाएगा। ऐसे ही फिर आपने यहाँ पे देखा आर में ये 1 कहां जाता है, 1 जाता है 4 पे, और 4 आर इनवर्स में कहां जाता है, वो 1 पे जाता है। तो इसलिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1,1 आ जाएगा। फिर ऐसे आपने लिखा 4,6, 4,6 आपने देखा 4,6, 4 आपका कहां जाता है, आर के हिसाब से 6 में चला जाता है, और आर इनवर्स 6 को कहां ले जाता है, 6 को आर इनवर्स दो जगह ले जाता है, एक ले जाता है 7 पे, एक ले जाता है कहां पे, 6 को दो जगह ले जाता है, 4 पे ले जाता है। तो एक तो 4,4 भी हो जाएगा, मतलब ये आपने क्या लिखा, 4 लिखा ना, 4 तो हो चुका था, यहाँ पे आपने क्या लिखा, आर 4 आपके पास हो चुका, 4 आपके पास जाता है 6 पे, तो 4 और 6 जाता है 7 पे, तो एक आपके पास आएगा 4,7 आएगा, ठीक है। 4,4 तो आप पहले लिख चुके हो। अब आप 7,6 देखेंगे, आर आप 7 को कहां ले जाता है, 7 को ले जाता है 6 पर, और यहां देखिए 6 कहां पे जाता है, 6 जाता है 7 पे, तो 6 जाएगा 7 पे। तो इसलिए अल्टीमेटली ये 6 जा रहा है आपका 4 पे भी जा रहा है यहाँ पे, और 6 जो जा रहा है आपका 7 पे भी जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए 7,7 भी यहाँ पे आ जाएगा। देख लो भाई, 7 को ले गया 6 पे और 6 फिर से चला गया 7 में, ये आर इनवर्स के थ्रू गया, और 7 गया 4 पे भी, देखो, और 7 गया 6 पे भी, और 6 जा रहा है 4 पर भी। तो एक 7,7 भी आएगा तो वो मैंने लिख दिया, एक 7,4 भी आएगा वो भी लिख दिया हमने। अब आप देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ये सारी चीजें आपने देख लिया, ये मैच कर आपका बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर व्हाटएवर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नंबर 17 हम कर चुके हैं, तो डू इट बाय योरसेल्फ प्रॉब्लम है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। आपके पास ये दिया गया है, एफ एक्स इस तरीके से दिया गया है, जी एक्स इस तरीके से दिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि वो सारी वैल्यूज का सम बताना है जो कि एफ इनवर्स एक्स प्लस जी इनवर्स एक्स इक्वल टू 13/2 में आती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एफ इनवर्स एक्स पता होना चाहिए, जी इनवर्स एक्स पता होना चाहिए। तो एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए जो भी आपको एफ एक्स दिया है उसको आपने वाई इक्वलवाना, यहाँ से हमने वाई की वैल्यू निकाला एक्स के टर्म्स, सॉरी एक्स की वैल्यू निकाला वाई के टर्म्स में। फिर बाद में क्या करते हैं, जहां पे एक्स होता है
जहाँ पे x होता है उसको f इनवर्स x कह देते हैं, और जहाँ पे y होता है वहाँ पे x लिख देते हैं। तो आपके पास f इनवर्स x ये आ गया। इसी तरीके से आपने g इनवर्स x निकाला, फिर आपके पास जो कंडीशन दी गई f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x यहाँ पर रख दिया, सॉल्व किया, आपके पास ये इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से दो वेरिएबल निकलेंगे, दो वैल्यूज निकलेंगे, एक निकलेगा x इक्वल टू 2, एक निकलेगी 3, दोनों का सम निकाला तो सम आएगा 5। So 5 is the right answer for this question number 26. Now let us move to the question number 27. You can see this question number 27. आपके पास gx दिया गया है, आपके पास g of fx दिया गया है, आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। तो आपको क्या करना है, तो g of fx के लिए क्या करोगे आप, g of fx में जहां जहां x होगा gx वाले में वहां आप क्या रख दो, fx रख दोगे। तो यहाँ पे fx का स्क्वायर बन गया, प्लस fx बन गया, माइनस का k बन गया। फिर हमने क्या किया, g of f/4 निकाला, g of f/4 निकाला तो g of f/4 ऐसे आ जाएगा, इस पूरे में g of f/4, तो g of fx तो आपके पास पहले से दिया गया था, और g of f/4 निकालो 5/4, सॉरी f/4 नहीं 5/4, तो x की जगह पे आप क्या रख दोगे, 5/4 रख दोगे। तो सारी वैल्यू जो आपके पास आ गई माइनस का 5/4, मतलब g of 5/4 इक्वल टू क्या है, माइनस का 5/4 आया। आप जरा देखते हैं, तो कहने का मतलब g of 5/4 इक्वल टू क्या है आपके पास, माइनस 5/4 आया, तो यहाँ पे आप माइनस 5/4 लिख दोगे। लेकिन आपने g of fx अपने हिसाब से तो निकाला है, यहाँ पर भी तो आप x की जगह 5/4 रखोगे, तो रखा आपने, तो ये f of 5/4 का होल स्क्वायर प्लस f of 5/4 माइनस 1। अब हमने क्या कर लिया, फॉर द सिंप्लिसिटी f of 5/4 को क्या मान लिया, k मान लिया, तो क्या बन गया आपके पास, ये बन गया k स्क्वायर प्लस k माइनस 1, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, क्योंकि ये भी g of f of 5/4 है, ये भी g of f of 5/4 है, इसको इक्वल कर दिया माइनस 5/4 के। इसको सॉल्व किया, आपके पास ये आएगा, ये आपके पास बनेगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, पूरे में 4 से डिवाइड किया, मतलब अंदर 2 से डिवाइड होगा, तो k प्लस 2 का इक्वल टू 0 आ गया, मतलब k प्लस 1/2 इक्वल टू 0। और k की वैल्यू क्या थी, f ऑफ 5/4 थी, उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो मतलब f ऑफ 5/4 प्लस 1/2 आंसर किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 28 में आपके पास ये दिया गया sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर दिस प्लस 2 सॉरी cos इनटू दिस, ऐसे कुछ दिया गया। हमने क्या किया, हमने fx को ऐसे लिखा, sin की जगह sin नहीं रखा, इस sin स्क्वायर x की जगह हमने ये वाला हाफ एंगल फार्मूला से इस तरीके से ब्रेक कर लिया। कैसे, आपको ये बात पता होगी कि जो cos 2 थीटा होता है ना, वो क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो हमने थीटा जब क्या रख दिया, x प्लस पाई/3 रख दिया, और यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लिया, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसकी बात। अब दूसरी वाली बात, यहाँ पे जो लिखा था, यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो आपके पास 2 cos a cos b फार्मूला यहाँ पे रख दिया। ये जो sin स्क्वायर x लिखा हुआ है, वो यहाँ से फिर से ब्रेक कर लिया, यहाँ से x की जगह x रख दिया, तो आपके पास sin स्क्वायर x की वैल्यू भी आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं पूरे से क्या कॉमन है, पूरे से 1/2 कॉमन है, पूरे से आपने 1/2 कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 1, 1 1 हो जाएगा 2, और ये cos π/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये cos π/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आएगी। यहाँ पे हमने cos a प्लस b की फॉर्मूला 2 cos a प्लस b सॉरी 2 cos a cos b, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, वही हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे π/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो हम पूरे से 1/2 कॉमन कर चुके हैं, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1/2 मिलेगा, ये पूरा हो जाएगा 5/2। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों से माइनस कॉमन कर ले, ये तो प्लस में था, इसको हमने ऐसे रखा। अब हमने यहाँ पे c प्लस डी लगाया, cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, तो वो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा जाके। अब cos π/3 फिर से क्या होता है, 1/2 होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या आएगा, सिर्फ आपके पास आएगा cos 2s प्लस π/3, ये भी क्या है नेगेटिव है, क्योंकि बाहर माइनस साइन चला, ये पॉजिटिव, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो आपके पास आंसर अंदर से क्या आएगा, 5/2 आएगा, बाहर 1/2 तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कहने मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी fx की, दिस वाज इक्वल टू fx, तो fx इक्वल आपके पास कितना आया, fx इक्वल टू आपके पास आएगा 5/4। ठीक है, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था g ऑफ fx, तो g ऑफ fx की वैल्यू 5/4 यहाँ रख दिया, राइट, तो g ऑफ 5/4 इक्वल टू कितना 1, ये दिया है, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 29। आपको फिर से यहाँ पे a स्टार b, फिर से बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, और a प्लस b आपसे कह रहा है कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर 0 के इक्वल होगा तो यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं बनता।
अगर ये 0 के इक्वल हो गया, इसलिए 0 इक्वल नहीं है, ऐसा बोल दिया है। और फिर आगे क्या रहा है, a स्टार b इक्वल टू 5 भी दिया गया, तो हमने क्या किया, हमने a स्टार b निकाला, b स्टार a निकाला। a स्टार b a बाई a अपॉन a प्लस बी होगा, b स्टार a b अपॉन a प्लस बी होगा। इन दोनों का ऐड कर दिए, a स्टार b प्लस b स्टार a। इधर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ऊपर ऐड हो जाएगा, ऊपर भी a प्लस बी आएगा, नीचे भी a प्लस बी आएगा, आंसर आ जाएगा 1। इसकी वैल्यू आपके पास 5 दी गई है, तो 5 रख दिया। b स्टार a की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। आपसे पूछा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b स्टार है, b स्टार की वैल्यू आई -4, एब्सोल्यूट वैल्यू आई इसकी 4, तो आंसर इज 4 फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 29। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा क्वेश्चन है, राइट, गुड क्वेश्चन। अभी आपके पास s इक्वल टू दिया गया 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7। आपको एक कंडीशन दिया गया f ऑफ mn इक्वल टू f ऑफ m इंटू f ऑफ m। तो हमने क्या किया, यहाँ पे m इक्वल टू 1 रखा, m इक्वल टू 1 रखा, तो आपके पास एक वैल्यू निकल गया f1 इक्वल टू कितना, f1 इक्वल टू निकल गया हमारे पास 1। अब हम बाकी वैल्यूज कैलकुलेट करने की सोच रहे हैं। f ऑफ 4 कैलकुलेट करने के लिए सोचा, तो f ऑफ 4 इक्वल टू क्या ले सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 को कैलकुलेट करने अगर जाएंगे तो 2 इंटू 1 लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब 4 को कैलकुलेट कर इसको ले सकते हैं 2 इंटू 2, तो इसको f2 इंटू f2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, f2 का स्क्वायर आएगा, f4 इक्वल टू। अब हम देखेंगे f2 के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। कंडीशन ये हो सकती है, f2 इक्वल टू 1 ले सकते हैं, f2 इक्वल टू 2 ले सकते हैं। 1 लोगे तो f1 इक्वल टू 4 आ जाएगा, f4 इक्वल टू v1 आएगा। और अगर मैं f2 इक्वल टू आपने क्या लिया, 2 लिया, तो f ऑफ 4 इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन क्या f ऑफ 2 इक्वल टू 3 ले सकते हो क्या, लेके देखिए, यहाँ पे रखो क्या आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, जो कि इस सेट के अंदर नहीं है। f ऑफ 4 की इमेज क्या बन जाएगी, 9 बन जाएगी, इसलिए ये नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आपके पास f2 पास दो ही ऑप्शन है, क्या, 1 और 2। f2 या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। ये हो गया एक तरीका सोचने का। दूसरा तरीका यहाँ पे ये सोचने का हो सकता है कि f ऑफ 4 इक्वल टू क्या लिखा है, एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ दो ही नंबर है, कौन कौन, एक ये 1, एक ये 4, राइट। तो आपके पास f1 इक्वल टू या तो 2 होगा, या तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू, f ऑफ 4 की वैल्यू, f ऑफ 4 की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 4 होगी। जब 1 होगी तो f2 वैल्यू 1 आ जाएगी, जब 4 होगी तो f2 वैल्यू 2 आ गई। बस इस लॉजिक से हमने काम किया। तो हमारे पास किसकी इसकी इमेज पता चल गई, f1 की पता चल गई, और इनके सिर्फ एक ही एक ऑप्शन है, राइट। f2 में दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक f2 हो सकता है 2, एक f2 हो सकता है 1। तो हमने f2 इक्वल टू 1 लेके काम करना शुरू किया। जब आपके पास f2 इक्वल टू 1 तो f4 भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो मतलब इस केस में f4 फिक्स हो गया, f2 फिक्स हो गया, f1 फिक्स हो गया, 3 हो गया फिक्स। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो आपके पास f ऑफ 6 इक्वल टू क्या होगा, f2 इंटू f3 होगा, क्योंकि आपने f2 जो है वो कितना है, वो आपने 1 माना इस केस में, तो 1 हो गया। मतलब आपका जो f ऑफ 6 होगा वो किसके इक्वल आ गया, f3 के इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 6 और 3 एक जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। तो आपके पास 3 नंबर बचे, हालांकि बचे तो 4, क्योंकि 3 ही आपने यहाँ पर बताया, 1 बताया, 2 बताया, 4 बताया, लेकिन आपके पास 4 बचे। 4 में जो दो नंबर है 3 और 6 वो एक जैसा बिहेव करेंगे, इसलिए उनको हम काउंट करेंगे 1, ठीक है। तो 3 और 5 और 7 इनको भेजने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, इनमें से किसी के ऊपर भेज सकते हैं आप, 1 में भेज सकते हैं, 2 में भेज सकते हैं। इसलिए 3 और 5 और 7 को भेजने के लिए आपके पास 7 ऑप्शन है। 3 को भेजने के लिए 7 ऑप्शन, और 5 को भेजने के लिए 7 ऑप्शन, और 7 को भेजने के लिए 7। इसलिए टोटल आंसर कितना हो गया, 343। केस नंबर 1 के केस में 343 इतने फंक्शन बन सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन बताने थे जो इस कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब आप केस सेकंड लेना है, जब आपके पास f2 इक्वल टू क्या हो, 2 हो, तो उस केस में f4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उस केस में f6 जरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे f6 की समस्या थी, f6 यहाँ पे f3 के आइडेंटिकल हो गया था, तो फिर से हम यहाँ पे f6 चेक करेंगे। f6 इक्वल टू क्या ले सकते हो, f2 इंटू f3 ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे f2 तो 2 लिया है आपने, 2 मान ही लिया है, ठीक है, f2 आपने 2 मान लिया है। अब देखना है f3 क्या क्या हो सकता है। f3 इक्वल टू 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, f6 आपके पास 2 आएगा। f2 इक्वल टू 2 ले सकते हैं, सॉरी f3 इक्वल टू आप 2 भी ले सकते हो, तो 2 लोगे तो 4 हो जाएगा, तो बिल्कुल ले सकते हो। 3 ले सकते हो, 3 लोगे तो 6 हो जाएगा, बिल्कुल ले सकते हो। क्या 4 ले सकते हैं, 4 लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, जबकि 8 इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इस केस में f3 के 3 ऑप्शन आएंगे, 1 2 3। बाकी इसके बाद तो 3 के 3 ऑप्शन हो गए, मतलब 3 के 3 ऑप्शन हो गए। बाकी इसके बाद बचता है 5 और बचता है 7। 5 और 7 के लिए फिर से 5 के लिए भी 7 ऑप्शन है, इंटू 7 के लिए भी 7 ऑप्शन है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई करें 147 आएगा। तो 343 प्लस 147 ऐड करो कितना जाएगा, 490। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 30, राइट। सो दिस वाज द कंप्लीट डिस्कशन ऑन डीपीपी नंबर 47। अगर आपने प्रीवियस डीपीपीज नहीं देखा तो उनको देखिए फॉर बेहतर अंडरस्टैंडिंग। और
if at all this video helps you in any manner, right? So please share and like the video and subscribe the channel. Thank you. See you in the next video.